एक्सपेक्टेड होता है ये, मतलब हम एंटिसिपेट करते हैं कि अगले साल हमें कहाँ कहाँ से कुछ रेवेन्यू आएगा, हमें मतलब गवर्नमेंट को, और कहाँ कहाँ ऐसा होगा कि हमारे एक्सपेंडिचर होंगे। ये भी पता लग गया कि कैबिनेट बनाते हैं मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, ये भी समझ में आ गया है ना। तो गवर्नमेंट बजट जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है गवर्नमेंट का बजट, ठीक है, यानी कि ये एक एनुअल एस्टिमेशन है, एनुअल एस्टिमेशन है। ये कौन बना रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन बना रहा है? फाइनेंस मिनिस्टर। और ये एक प्रपोजल होता है जो कि फिर कैबिनेट में एक्सेप्ट करना होता है, राइट। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने बोल दिया तो मान ली जाए, उस पर भी डिस्कशन होता है। तो एक तरह का प्रपोजल होता है, रिटर्न होता है, ठीक है। और अबाउट गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है। तो हमें क्या बातें समझ में आई कि गवर्नमेंट बजट इज अ एनुअल डॉक्यूमेंट, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट which is prepared by government for all the anticipated estimation, anticipated, expected, ये चीजें उसमें विजुअलाइज होती हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट एक रिटर्न स्टेटमेंट है जो एवरी ईयर प्रिपेयर होती है, और एवरी ईयर का मतलब हो गया एवरी फिस्कल ईयर। एवरी ईयर का मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एवरी फिस्कल ईयर, ठीक है। जैसे कि अकाउंटिंग ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फिस्कल ईयर की, ठीक है। होता ये 1 ईयर ही है, वही 1 अप्रैल से एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल टू मार्च 31 ऑफ नेक्स्ट ईयर, ये अप्रैल 1 ऑफ करंट ईयर। तो बजट क्यों बनाना पड़ता है? बजट एस्टिमेशन है वो इसलिए बनाना पड़ता है कि व्हाट आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाई एंड वेयर दीज सोर्सेज, दीज कलेक्शन शुड बी अप्लाइड। तो इसलिए हमें बजट बनाना पड़ता है कि हमारे पास एक इकोनॉमी में जो इम्बैलेंस सिचुएशन होते हैं कि कोई बहुत रिच होता है, कोई बहुत पुअर होता है, तो उस जो इम्बैलेंस को उसको हम कंप्लीटली बैलेंस तो नहीं कर सकते। हम ये तो नहीं कह सकते कि तुम्हारे को इतने की जरूरत नहीं, तुम सारा हमें दे दो और सारा हम उनको दे दें जिनके पास नहीं है। बट एक बैलेंस्ड लिविंग कंडीशन बनी रहे इकोनॉमी में, बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा हो, तो उसके लिए रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किया जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एरियाज, हमें प्राइमरी सेक्टर, हमें सेकेंडरी सेक्टर, हमें टर्शियरी सेक्टर, किस सेक्टर को इम्प्रूव करवाना है, विच सेक्टर नीड मोर फंड्स एंड व्हाट आर द सेक्टर्स विच आर गिविंग मोर फंड्स टू इकोनॉमी। तो application, allocation and sources, everything, and how these resources should be allocated to different segments, redistribution of income so that inequality of income may reduce, so charge, taxation policy, subsidies policy, ये सब हम गवर्नमेंट बजट के थ्रू बनाते हैं। मार्केट में किसी भी कमोडिटी की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है उसके बेसिस पे गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस लगाती है। हर बार बजट में सुनते हो ना कि कंप्यूटर्स महंगे हो गए, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस महंगे हो गए, ये सस्ता हो गया, बुक सस्ती हो, ऐसे करके बहुत सारी लिस्ट आती है कि क्या चीजें महंगी हुई, क्या चीज सस्ती हुई। ये सब गवर्नमेंट बजट ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एलिमेंट्स। इसे हम एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं, एक ही बात है। मेजर कंपोनेंट्स की बात अगर हम करें तो हमारे पास 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं, एक बजट रिसिप्ट्स एंड सेकंड बजट एक्सपेंडिचर।
आज तो इतने दिनों बाद क्लास हो रही है, उसके बाद भी सब इतने थके हुए से क्यों बैठे हैं? कितने दिनों बाद क्लास हो रही है? 10 दिन बाद। उससे पहले वाले फ्राइडे से ही बंद कर दी थी हमने क्लास करनी। कोई क्लास नहीं। उसके बावजूद भी सब ऐसे डल बैठे हैं। एनर्जी होनी चाहिए। मतलब मेरी तो तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तो थोड़ी डल हो रही हूँ। तुम सब क्यों इतने डल हो? देखो, बजट रिसिप्ट्स एंड बजट एक्सपेंडिचर दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। बजट रिसिप्ट्स मतलब जो गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट्स है, लिख लेना आराम से, पहले समझ लो। जो गवर्नमेंट के लिए रिसिप्ट्स हैं, जो गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो बेसिकली ये है इनफ्लो और ये है आउटफ्लो, जहां पैसा जा रहा है। अब जब हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं तो दोनों का डिवीजन एक ही बेसिस पर होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। बिल्कुल ऐसे ही बजट एक्सपेंडिचर को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। थोड़ा थोड़ा वही है। क्या मतलब होता है? जहां भी रेवेन्यू वर्ड आ रहा है ना, रेवेन्यू वर्ड हमेशा रिकरिंग से रिलेट कर रहा है। रेवेन्यू वर्ड हमेशा नो चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज से रिलेट कर रहा है। जब भी हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, तो यानी कि उस इकोनॉमी के असेट्स एंड लायबिलिटीज में कहीं कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम कैपिटल टर्म की बात कर रहे हैं, चाहे वो रिसिप्ट्स की बात करें और चाहे एक्सपेंडिचर की बात करें, कैपिटल इज नॉन रिकरिंग, या हम कह सकते हैं कैपिटल इज चेंज इन असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब थोड़ा सा डिफाइन करने पे जोर डाल सकते हो। अगर मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसिप्ट्स को डिफाइन करने की बात करूं तो कैसे डिफाइन करोगे? अगर मैं कहूं कि इस बेसिस पर कैपिटल रिसिप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिफाइन करो तो on the non-recurring expenditure as well as capital expenditure or assets and liabilities। थोड़ा और, ये तो मैंने यहाँ लिखा है, जो मैंने यहाँ नहीं लिखा वो बताओ। ये तो मैंने यहाँ लिख दिया, इसको पढ़ के क्या बताना, इससे डिराइव करके कुछ बताओ तुम समझो। देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स विच लीड्स टू डिक्रीज इन असेट्स, असेट्स को डिक्रीज करेंगे, एंड या और इंक्रीज इन लायबिलिटीज, तो हमारे लिए कैपिटल रिसिप्ट्स होंगी। भाई या तो आपने डिसइन्वेस्टमेंट की, असेट्स को सोल्ड किया, या आपने बोरोइंग्स की, तो अगर डिसइन्वेस्टमेंट की, डिसइन्वेस्टमेंट्स करी तो क्या हो रहा है? असेट्स कम हो रहे हैं, पैसा आ रहा है। या आपने बोरोइंग्स की, मतलब बाहर से मनी बोरो की, दूसरी कंट्री से सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनी बोरो की, तो वो क्या होगा? कैपिटल रिसिप्ट्स होगी, ठीक है। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, इंक्रीज इन assets decrease in
लायबिलिटीज, यानी कि हमने कोई भी तरह की एसेट्स को परचेज किया, ठीक है, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स की, हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज की, या कोई लायबिलिटी यानी कि रीपेमेंट की, रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, तो ऑल दीज आइटम्स लीड्स टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है? ये आ गया क्लियर? कोई डाउट नहीं है? अब आगे आ जाओ। जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं तो ये नहीं लिखते कि नो चेंज इन एसेट्स एंड लायबिलिटीज, हम लिखते हैं विच डू नॉट डिक्रीज इन एसेट्स, इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंग लिखते हैं, विच डू नॉट डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लायबिलिटीज। अगर तुमने ये लिख दिया कि विच डू नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर तुमने ये लिखा कि विच डू नॉट अफेक्ट एसेट्स एंड लायबिलिटीज तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको प्रॉपर लिखना है, जैसे कि यहाँ पे डू नॉट इंक्रीज, हाँ वो तो हम कोई भी कर सकते हैं, अभी लिखवा रही हूँ मैं प्रॉपर, एंड डिक्रीज इन लायबिलिटीज। समझ में आया कॉन्सेप्ट? ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो इस तरह से हम इन चारों को डिफाइन कर देते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि ऐसे नहीं लिखना रेवेन्यू में कि हमें एसेट्स से लायबिलिटीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया? क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं कि विच आइटम शुड बी इंक्लूडेड और नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसिप्ट्स, या सेग्रीगेट करो, क्लासिफाई करो बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कुछ भी क्लासिफाई करने को आता है विद रीजंस। तो जब रीजन लिखोगे तो आपको प्रॉपर लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी जो है इसकी। ऐसे नहीं लिख सकते कि रिकरिंग है। बहुत सारी आइटम्स ऐसी हैं जो कि नॉन रिकरिंग हैं लेकिन वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, पहले टेबल बना लो, फिर मैं आगे का लिखवाती हूँ। डेफिनेशन लिखो, रेवेन्यू रिसिप्ट्स, those receipts which neither decrease in assets and nor increase in liabilities। तो neither and nor के साथ लिखा जाता है, neither decrease in assets and nor increase in liabilities। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, कैपिटल रिसिप्ट्स, those receipts which, इसको हम लिखते हैं either and or के साथ, those receipts which either decrease in assets or increase in liabilities। हाँ, either decrease in assets or increase in liabilities। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दोज एक्सपेंडिचर, क्या डेफिनेशन होगी अब इसकी? which neither increases assets nor decreases liabilities। हाँ, those expenditure which neither increase in assets nor decrease in liabilities। ठीक है, लास्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर।
those expenditure with which क्या बनेगी इसके? Either increase in assets either increase in assets or decrease in liabilities. ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो अब आगे करते हैं. नेक्स्ट टेबल बनाओ, रेवेन्यू रिसिप्ट्स. टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू. फिर टैक्स रेवेन्यू में फर्दर डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. हाँ जी, तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या हुई? जिनसे हमारा विच नीदर ये इंक्रीज और डिक्रीज बहुत ध्यान से सोच समझ के लिखना, वरना इसके मार्क्स बिल्कुल कट जाएंगे. ठीक है, अब इसमें आता है टैक्स रेवेन्यू. टैक्स क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स? क्या होता है टैक्स? And corporate sector. So write down, tax is an obligation oblique mandatory payment. Tax is an obligation oblique mandatory payment done by individuals and firms to government. और नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस इज द मेजर सोर्स. टैक्स हमेशा हर तरह की इकोनॉमी के लिए ना मेजर सोर्स होता है. तो दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम. दिस इज अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम इन एनी इकोनॉमी. जितनी भी हमारी कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो, मिक्स्ड हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो या डेवलप्ड हो, किसी भी तरह की इकोनॉमी हो, हर तरह की इकोनॉमी के लिए दिस इज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम. ठीक है, फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. क्या डिफरेंस है दोनों में? नेशनल इनकम कर चुके हैं सब लोग. एग्जाम्पल बताओ. इनडायरेक्ट का जीएसटी, डायरेक्ट का कॉर्पोरेट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स में लिखो, द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस. इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस का मतलब हो गया कि जिसने पे करना है और जो एक्चुअली में पे कर रहा है. तो द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, ये कीवर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं. द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस ऑफ डायरेक्ट टैक्स lies on same person. Second point,
इट इज नॉन ट्रांसफरेबल, आप किसी पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। नॉन ट्रांसफरेबल। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, it is calculated on the basis of earning capacity of the, it is calculated on the basis of earning capacity of the firm or individual. For example, income tax, wealth tax, corporate tax, etc. ठीक है? इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस का मतलब हुआ कि जिसको पे करना है और जो एक्चुअल में पे कर रहा है, ये दोनों सेम पर्सन है, अवॉइड नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर इनकम कमा, मेरी को सैलरी है तो मेरे को जो मेरा एम्प्लॉयर है वो सैलरी से डिडक्ट करके देंगे टैक्स, तो मैं किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकती, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स हम कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में लिखो द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस, the impact and incidence lies on the different persons, lies on the different persons. Next point, it is transferable. It is transferable on the basis of, it is transferable on the basis of nature of good or services, nature of good and services. ठीक है? जो भी कोई कमोडिटी है, जैसे कि मान लो कोई कमोडिटी है, उसकी डिमांड में इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा है, तो उस केस में वो ट्रांसफर ज्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई इनइलास्टिक है तो उसकी में ट्रांसफर वो ज्यादा इजीली कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कौन सी गुड या कमोडिटी सर्विस है, उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, it is calculated on the basis of spending capacity, spending capacity or consumption expenditure, consumption expenditure. एग्जाम्पल्स लिख लो, जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, एटसेट्रा। क्या हुआ कार्तिक? ठीक है, समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्लास में आप इतना पढ़कर आएंगे और प्रोबेबली हम इस चैप्टर को फिनिश भी कर लेंगे। ठीक है, तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।